हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये जो खतरनाक सा डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ऑब्वियसली बहुत ही खतरनाक डायग्राम है। लेकिन अगर ये डायग्राम आ गया तो आप मेरी मेरी पर्सनल गारंटी है, ये डायग्राम के बाद आपको ट्रीटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो तो मैं केवल थ्योरी पढ़ाऊँगा उसके बाद, लेकिन ये अगर आ गया तो हो जाएगा सब, ठीक है ना। अब देखो, एक एंड में करता हूँ मैं उधर से स्टार्ट, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, राइट। ये क्या होगा? ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल दिख रहा है, ठीक। अब आते हैं, एक शुरू करते हैं। यहाँ पॉजिटिव हो सकता है चार्जेस, जितने भी हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल होते हैं, मतलब पॉजिटिव है, इधर अंदर की तरफ नेगेटिव होते हैं चार्जेस, राइट। और ये सरफेस पे जो प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, राइट। कौन से चैनल? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो ब्लू से है, ये क्या है? हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल। एक तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एक होता है हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है ना। अब एक आता है यहाँ पे ग्लूटामेट हार्मोन। ग्लूटामेट हार्मोन जाते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, राइट, वो इधर से आया। और इसके ऊपर होता है एक sp2a रिसेप्टर, जो कि करता है सोडियम एंड कैल्शियम एक्ट्स ऑन दिस रिसेप्टर। यहाँ पे ग्लूटामेट के जो मॉलिक्यूल के ऊपर एक sp2a रिसेप्टर होता है, राइट, जिसके ऊपर ये जो कैल्शियम, अरे सोडियम है और ये कैल्शियम है, ये दोनों एक्ट करेंगे ताकि ये बाहर जाए। समझ में आती है ये बात? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पे कैल्शियम गेटेड सोडियम चैनल, अरे कैल्शियम गेटेड सोडियम चैनल बोल रहा हूँ, हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल, राइट। ये ग्लूटामेट हार्मोन जो कि इनहिबिटरी हार्मोन होता है, उसके ऊपर sp2a रिसेप्टर, जो कि जिस पे सोडियम और कैल्शियम आएंगे, अटैच होंगे, तब ये बाहर जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो रिसेप्टर होते हैं ग्लूटामेट के। एक होता है AMPA रिसेप्टर, एक होता है NMDA रिसेप्टर, ठीक है ना। जो NMDA रिसेप्टर है वो सिनैप्स करता है कैल्शियम वाले के साथ। मान लो इस पे कैल्शियम अटैच हो गया तो ये इधर जाएगा, NMDA के पास जाएगा। समझ में आती है बात? और मान लो इसी के ऊपर सोडियम आ गया तो ये अब जाएगा AMPA रिसेप्टर के पास, ठीक। और एक होता है अल्फा 2 डेल्टा 1 चैनल। अल्फा 2 डेल्टा 1 चैनल क्या होता है? ये वो चैनल है जो कि एडिशनल पाथवे देता है हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल के लिए। हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल के लिए एक एडिशनल पाथवे, जिसको क्या कहते हैं? अल्फा 2 डेल्टा 1 चैनल, ठीक है। तो मान लो कोई इंपल्स आया, ठीक है, एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल, राइट। आई गेस कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, राइट। तो देखते हैं कि मान लो, अब देखो, मान लो कोई इम्पल्स आया, ठीक, एंट्री ऑफ कैल्शियम हुआ थ्रू द कैल्शियम चैनल, ठीक है ना। ये आपका कैल्शियम चैनल एंट्री हुआ, इसके थ्रू क्या होगा? दो तरीके से एंट्री होगी। तो ये क्या कराएगा? एंट्री ऑफ सोडियम थ्रू सोडियम चैनल। इम्पल्स आया, एंट्री ऑफ सोडियम थ्रू सोडियम चैनल, दो तरीके से इम्पल्स आए। एक सोडियम की तरफ से इम्पल्स आया, एक आया इम्पल्स कैल्शियम चैनल की तरफ से। दोनों क्या किए? एक्ट ऑन ग्लूटामेट पैक किए, रिलीज ऑफ ग्लूटामेट इन सिनैप्स, ये बताया मैंने। कम्स टू पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, ये बाइंड किया NMDA रिसेप्टर से कैल्शियम वाला, ये बाइंड किया AMPA रिसेप्टर से स्टिमुलेट AMPA रिसेप्टर, ठीक। ये जो होता है NMDA रिसेप्टर लो वोल्टेज एंड कैल्शियम चैनल हाई वोल्टेज को ये स्टिमुलेट करेगा। ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये एक्साइटेशन कराएगा, ठीक। और ये वाला जो है एक T टाइप कैल्शियम चैनल होता है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक पे काम करता है, ठीक है ना। ये भी एक्साइटेशन कराएगा। और जो AMPA रिसेप्टर है, ये एंट्री ऑफ सोडियम कराएगा, ये भी एक्साइटेशन कराएगा। समझ में आती है ये बात? इतनी बात समझ में आती है? NMDA रिसेप्टर स्टिमुलेट किया, कैल्शियम अंदर आया, एक्साइटेशन कराया पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे। T टाइप कैल्शियम चैनल, जो कि अल्फा 2 डेल्टा 1 वाला T टाइप का कैल्शियम चैनल है, वो आया, वो भी पोस्ट साइनेप्टिक को स्टिमुलेट किया और एक्साइट कराएगा। AMPA रिसेप्टर स्टिमुलेट AMPA रिसेप्टर, एंट्री ऑफ सोडियम, एक्साइटेशन कराएगा। ये समझ में आ गई बात? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। एक होता है यहाँ पे क्लोराइड चैनल।
ठीक है ना। गाबा भी इनहिबिटरी वो होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, बट ये जो आता है क्लोराइड चैनल के कारण, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में क्लोराइड चैनल है। इसके बगल में मैं एक और स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, गाबा, ठीक है ना। तो गाबा अगर यहाँ जाता है तो इसका रीअपटेक होता है गैट1 रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है ना। ये एक चीज़ समझो, गाबा का जो रीअपटेक होता है वो गैट1 के थ्रू होता है, राइट। गैट1 एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, जिसपे के द्वारा गाबा का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। और गाबा टी डिस्ट्रॉयज द एक्सेस ऑफ गाबा, और गाबा टी जो होता है, गाबा टी वो एक्सेस ऑफ गाबा को डिस्ट्रॉय करता है, राइट। तो ये पूरी बात रही आपकी इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब इसके ऊपर जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँगा इसी की थ्योरी है, राइट। अगर ये नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना इस चीज़ को। इन एपिलेप्सी इंक्रीज एक्साइटेशन और डिक्रीज इनिबिशन। एपिलेप्सी में क्या होता है, एक्साइटेशन ज़्यादा होने लगता है, इनिबिशन कम होने लगता है, राइट। तो यही चीज़ है, इसको अगर मैं सीसॉ के फॉर्म में बनाऊँ कि एक्साइटेशन ज़्यादा हो रहा है, इनिबिशन कम हो रहा है। गाबा एक्स वाई गाबा ए रिसेप्टर, गाबा जो एक्ट करता है गाबा ए रिसेप्टर, ये देख रहे हो गाबा ए रिसेप्टर जो कि क्लोराइड चैनल के साथ पड़ा है, ये गाबा ए रिसेप्टर है, ये गाबा ए रिसेप्टर की तरह काम करता है। एक्ट्स एज ब्रेक टू एक्साइटेटरी एक्शन, गाबा क्या करता है, ब्रेक लगा देता है एक्साइटेटरी एक्शन को। तो अगर गाबा एगोनिस्ट देंगे हम लोग तो हमारा एक्साइटेटरी फेज कंट्रोल होगा, एक्साइटेटरी फेज कंट्रोल हुआ तो एपिलेप्सी कंट्रोल होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो गाबा इज प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर। अगर सोडियम चैनल ब्लॉकर ना आए तो क्या होगा, एएमपी रिसेप्टर नहीं स्टिमुलेट होगा, एएमपी रिसेप्टर नहीं स्टिमुलेट होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अरे क्या हो नहीं होगा, एपिलेप्सी नहीं होगा, ठीक है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या क्या है, फेनाइटोइन हो गया, कार्बामाज़ेपिन हो गया, ठीक है, टोपिरामेट हो सकता है, लैमोट्रिजीन, वैल्प्रोइक एसिड, ठीक है ना, ये एक्साइटेटरी एक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक। कार्बामाज़ेपिन के कुछ साइड इफेक्ट याद कर लो, ए प्लास्टिक एनीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपोनेट्रीमिया, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। आह से याद कर लो, AHH, ठीक है ना, ए प्लास्टिक एनीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है ना। आई नो, देखो ये थोड़ा बल्कियर होगा, ये टॉपिक बल्कियर है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ ज़्यादा, समझने वाला कम है थोड़ा, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं इसमें समझा नहीं सकता, क्योंकि दवाइयों के नाम यार कौन समझा सकता है कि दवाइयों के नाम कैसे पड़े, ये थोड़ी ना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि हाँ इसके कौन सी क्लास की ड्रग का एक्शन और मैकेनिज्म क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अब साइड इफेक्ट्स भी यार ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ेंगे ना, तो ये भी मतलब कि कोई समझाने वाली चीज़ थोड़ी ना है ये। हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, लैमोट्रिजीन हो सकता है, लैमोट्रिजीन। और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस या स्किन रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लैमोट्रिजीन में होता है, ठीक। टोपिरामेट होता है प्रेगनेंसी में। साइड इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे, वेट लॉस, रीनल स्टोन, ठीक है ना, वेट लॉस होगा और रीनल स्टोन होगा। रीनल स्टोन इज मोर इम्पॉर्टेंट। टोपिरामेट, ठीक है ना, टोपिरामेट सुनने में जैसा कुछ डायमंड जैसा नहीं लगा, टोपिरामेट नहीं समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो। अगर लगे कि डायमंड जैसा नाम है तो रीनल स्टोन की तरह आप लोग याद करें, टोपिरामेट, ठीक है ना, टोपा पहना देता है रीनल स्टोन पे, ठीक है। चलो, ये हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दोनों आ गया, लैमोट्रिजीन और टोपिरामेट दोनों आ गया है, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, ये भी याद रखना। लो वोल्टेज कैल्शियम चैनल इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, वैल्प्रोइक एसिड होता है, इथोसक्सिमाइड होता है, ठीक है ना। वैल्प्रोइक एसिड सोडियम चैनल ब्लॉकर में भी आ जाएगा, लेकिन लो वोल्टेज कैल्शियम चैनल इनहिबिटर भी है ये। और एक चीज़ याद रखना और टोपिरामेट में कि वेट लॉस, रीनल स्टोन के साथ साथ ये क्या करा सकता है, साइकोमोटर स्लोइंग करा सकता है, ठीक है। बंदे का मतलब कि साइकोमोटर एक्टिविटी हैम्पर कर जाएगी। वैल्प्रोइक एसिड में साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन होगा, हर्सुटिज्म होगा, ठीक है ना, हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांजिएंट एलोपेशिया, ये सब हो सकता है, ठीक। वेट गेन, हर्सुटिज्म, हिपैटोटॉक्सिसिटी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांजिएंट एलोपेशिया, ये सब हो सकता है। इथोसक्सिमाइड में क्या होगा, बोन मैरो का सेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और जिसपे मैंने ये 2 स्टार बनाए हैं वो याद ही रखने हैं। लैमोट्रिजीन के लिए स्किन रैश हो गया, कार्बामाज़ेपिन के लिए ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, वेट गेन वैल्प्रोइक एसिड, और ट्रांजिएंट एलोपेशिया भी वैल्प्रोइक एसिड के लिए, बोन मैरो सेपरेशन इथोसक्सिमाइड के लिए। फेनिटोइन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फेनिटोइन के अगर याद होगा आपको, समझ में भी आता है कि गम हाइपरप्लेजिया आपने पढ़ा होगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है बंदे को, ठीक है ना। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना है, सूडोलिम्फोमा, फेनिटोइन से सूडोलिम्फोमा हो जाता है, ठीक है ना। सेरिब्रल अटैक्सिया, हर्सुटिज्म, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब तो पढ़ते हो जनरलाइज में। इंक्रीज गाबा ट्रांसमीटर, गाबा का ट्रांसमीटर हम लोग बढ़ा देंगे तो गाबा क्या करता है,
गाबा एगोनिस्ट इसका एक्साइटेटरी फंक्शन कम करता है, तो बेंजोडाइजापीन दे सकते हैं, बारबिचुरेट दे सकते हैं, लेकिन बारबिचुरेट से सेडेशन और स्किन रैश का ज़्यादा खतरनाक संभावना, और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते, बहुत स्टीप होता है उसका मार्जिन। बेंजोडाइजापीन फिर भी बेटर ड्रग है उससे। ब्लॉक अल्फा टू डेल्टा 1 रिसेप्टर, अल्फा टू डेल्टा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जैसे गाबापेंटीन दे दिया, पी गाबालिन दे दिया, उससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अल्फा टू डेल्टा 1 रिसेप्टर से। NMDA ब्लॉकर दे दिया, NMDA ब्लॉकर जो कि कैल्शियम वाला है उसको ब्लॉक कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, फेल्बामेट होता है दवाई वहाँ पे, फेल्बामेट। SV2A रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि ग्लूटामेट पर अटैच होता है, तो लेवीटिरासिटैम होता है SV2A रिसेप्टर ब्लॉकर, पढ़ा होगा आपने। ये बेसिकली सेफ होता है प्रेगनेंसी में, नो वेट गेन और नो ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता, वेट गेन नहीं होता, प्रेगनेंसी में सेफ है, ठीक है। लेवीटिरासिटैम अच्छी दवा है। साइड इफेक्ट खाली इसका एक है, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया करा देता है। GAT1 इनिबिटर क्या कराएगा, टियागा बैन होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। और गाबा टी इनिबिटर क्या होता है, बीगा बैटरीन, ठीक है, बीगा बैटरीन होता है गाबा टी इनिबिटर, ठीक। ये बात रही आपकी दवाइयों का नाम की। अब इसके ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में कैसे कैसे डिवाइडेड है कि इस एपिलेप्सी में कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो ये, ठीक है, अगेन आपको याद रखना है, कुछ इसमें देखो कुछ समझाने वाला नहीं है, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर याद रख सको तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं भी याद होता है तो एक जनरलाइज थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि क्या देना है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं जितने भी पर्पल से हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, और जितने ब्लू से लिखे उनको याद रखो, ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में टॉनिक क्लॉनिक में क्या याद रखोगे, LVL, टॉनिक क्लॉनिक में LVL याद रखो। लैमोट्रिजीन, वैल्प्रोइक एसिड, लेवीटिरासिटैम टॉनिक क्लॉनिक में। फोकल हुआ तो लैमोट्रिजीन, कार्बामाज़ेपिन, ठीक है ना, फेनिटोइन, लेवीटिरासिटैम। तो यहाँ पे याद रखो लेमोट्रायोजीन, केवल एक को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। टिपिकल एब्सेंस में लैमोट्रिजीन और वैल्प्रोइक एसिड दे सकते हो, ठीक है ना, टिपिकल एब्सेंस में। और एटिपिकल एब्सेंस में मायोक्लोनिक, एटोनिक में लैमोट्रिजीन, वैल्प्रोइक एसिड। तो हम लोग ने देखा कि कौन कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, एक लैमोट्रिजीन, एक वैल्प्रोइक एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केवल एक जगह वैल्प्रोइक एसिड हम लोग नहीं देते हैं, जहाँ की है फोकल वाला में, ठीक है ना। तो इसी की बात करते हैं कि वैल्प्रोइक एसिड, लैमोट्रिजीन एंड लेवीटिरासिटैम आर नाउ बेस्ट इनिशियल चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। GTCS के लिए सबसे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है वैल्प्रोइक एसिड, लैमोट्रिजीन और लेवीटिरासिटैम। Lamotrigine is very effective in epilepsy syndrome with mixed generalized seizures such as JME, Lennox-Gastaut, juvenile myoclonic epilepsy और Lennox-Gastaut syndrome। बताया था आपको Lennox-Gastaut syndrome के बारे में, देख लो एक बार और क्या होता है Lennox-Gastaut syndrome, ठीक है ना, भूल गए होगा आई गेस। ये देखो चिल्ड्रन में होता है 3 चीज़ों से, गा बताया था ना, GTCS, एब्सेंस एटिपिकल और एटॉनिक, ठीक है ना, ये 3 चीज़ें होती थी इसमें, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। लेनॉक्स-गेस्टाउट सिंड्रोम 3 वर्ड है तो 3 चीज़ें, EEG 3 हर्ट्ज से कम, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, डेवलपमेंटल एनोमली, ठीक है ना, और पेरीनेटल हाइपोक्सिया प्रेसिपिटेट करता है, और रिस्पॉन्स टू थेरेपी इज पुअर, ये याद रखना है इस चीज़ को, राइट। लैमोट्रिजीन इज वेरी इफेक्टिव इन एपिलेप्सी सिंड्रोम विद मिक्स जनरलाइज, ये बता चुका हूँ, JME और लेनॉक्स-गेस्टाउट सिंड्रोम के बारे में। फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ एपिलेप्सी, ये भी थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये याद करने वाली चीज़, अगर इसको ये नहीं भी याद होती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल तुम्हारे लिए हो जाएगा, आई नो, बट देख लो। SLC2A1 जीन म्यूटेशन क्या होगा, ग्लूटामेट डेफिशिएंसी रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू कीटोजेनिक डाइट, ठीक। ALDH7A1 जीन म्यूटेशन ऑल्टर पैराडॉक्सिन मेटाबॉलिज्म, इट कैन बी करेक्टेड बाय पैराडॉक्सिन ट्रीटमेंट। SCN1A जीन म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, SCN1A जीन म्यूटेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक आपने सुना होगा उसमें हमारा क्या कहते हैं CVS में, ठीक है ना, SCN ब्रुगाडा सिंड्रोम, ठीक है ना, फैमिलियल प्री डिस्पोजिशन होता है ब्रुगाडा सिंड्रोम में, ठीक है, SCN1A शायद से होता है वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम भी ये फार्माकोजेनोमिक्स का दिक्कत होता है उसमें, फैमिलियल इनहेरिटेंस। तो SC1A जीन म्यूटेशन अवॉइड फेनिटोइन, लेमोट्रिजीन, ये सब में अवॉइड करना है फेनिटोइन और लेमोट्रिजीन।
SCN2A, SCN8A जीन म्यूटेशन में रिस्पॉन्स वेरी हाई डोज ऑफ फेनिटोइन। HLA-B 1502 जीन म्यूटेशन, हाई रिस्क ऑफ स्किन रिएक्शन विद लेमोट्रिजीन, हाई रिस्क ऑफ स्किन रिएक्शन होता है लेमोट्रिजीन के साथ में। एक न्यू ड्रग आती है जिसको क्या कहते हैं, रेटिगाबीन या इजोगैबीन, कुछ नई दवा है रेटिगाबीन, ये सब देख लो। ओनली ड्रग विच इज कैल्शियम चैनल ओपनर, रेटिगाबीन, ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपनर है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। क्या होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट बेसिकली? तो अगर टेम्पोरल रूप से एनालाइज किया तो वो टेम्पोरल लोबेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मीडियल टेम्पोरल लोब स्क्लेरोसिस अगर हो जाता है एपिलेप्सी के केसेस में तो टेम्पोरल लोबेक्टमी कर दिया। कॉर्पस कलोस्टमी, ठीक है, लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में कॉर्पस कोलोस्टमी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है ड्रग इंटरेक्शन के लिए? कार्बामाज़ेपिन रिड्यूसेस फिनोबार्बिटोन लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बामाज़ेपिन जो होता है ये फिनोबार्बिटोन के लेवल को डिक्रीज करता है। कार्बामाज़ेपिन एंड फिनोबार्बिटोन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर ऑफ ईच अदर मेटाबॉलिज्म इंड्यूसिंग CYP3A4। ये आपकी फार्मा के नॉलेज से इंपॉर्टेंट है कि कार्बामाज़ेपिन और फिनोबार्बिटोन एक दूसरे को जल्दी मेटाबोलाइज करते हैं क्योंकि दोनों ही इंड्यूसर होते हैं CYP3A4 एंजाइम के। लिम्फेडिनोपैथी सीडोलिम्फोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद यूज ऑफ फिनिटोइन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीडोलिम्फोमा, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो कॉजेज ऑफ गम हाइपरट्रॉफी क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने फिनिटोइन बताया था आपको, उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन हो सकता है, निफेडिपिन हो सकता है, ठीक है, निफेडिपिन याद रखना। AML प्रेगनेंसी वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी गम्स हो जाते हैं वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस में। सार्कोइडोसिस में भी आपको गम हाइपोट्रॉफी, AML भी याद रख लेना, AML में भी दिख जाता है, ठीक है ना। फेनिटोइन तो है ही है, ठीक है ना, फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन, निफेडिपिन, AML, प्रेगनेंसी, वेजिनस ग्रैनुलोमेटोसिस और सार्कोइडोसिस, ये याद रखिए हम चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी मेडिकेशन इंडिकेशन, ठीक है ना। क्रॉनिक अगर एंटीलेप्टिक दोगे तो थेरेपी की क्या इंडिकेशन है? इवन आफ्टर सिंगल सीजर एपिसोड यूजुअली नॉट गिवन, ठीक। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, किसी की भी स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ हिस्ट्री मतलब दोगे, ठीक है ना। और एबनॉर्मल EEG है बंदे को कि एबनॉर्मल की EEG आ रही है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का कुछ चांसेस हैं, नॉन करेक्टेबल प्रेसिपिटेटिंग कोर्स है उसका, ठीक है ना। तो इसी में ये थेरेपी के इंडिकेशंस है, ठीक है ना। क्या होता है अगर उसको एक भी सीजर का एपिसोड आया तो हम लोग एक सीजर के बाद कहते हैं ठीक है अभी नहीं देते हैं, लेकिन इनको देना है इन भाई साहबों को कि फैमिली हिस्ट्री का है उनका, एबनॉर्मल EEG उसको दिखा रहा है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के चांसेस है, नॉन करेक्टेबल प्रेसिपिटेटिंग कोर्स है, तो इसमें ये कॉमन है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस की, आखिर ये होता क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत बार सुनते हैं लेकिन पता ही नहीं होता क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है, आज समझते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज बेसिकली एन मेडिकल इमरजेंसी, राइट। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। कंटिन्यूस सीजर्स और रेपिटेटिव सीजर विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इन द इंटरइक्टल पीरियड। देखो क्या होता है, कॉन्शियसनेस हुआ, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, तो कंटिन्यूस सीजर्स होंगे यहाँ पे और रिपीटिटिव सीजर्स होंगे, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं वो सीजर्स या कंटिन्यूस सीजर्स हैं विथ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इन द इंटरइक्टल पीरियड। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस रहेगी अगर इंटरइक्टल पीरियड मतलब दो पीरियड के बीच वाला इंटरइक्टल, वहाँ पे इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस रहेगी, ठीक है। कंटिन्यूस सीजर और रिपीटिटिव सीजर विथ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इन द इंटरइक्टल पीरियड, खत्म चीज़। कॉजेज के क्या क्या होंगे? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग विड्रॉवल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कोई भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का विड्रॉवल तुमने कर लिया, मान लो कोई तुम क्रॉनिक पेशेंट को तुमने एंटी एपिलेप्टिक चला रखा था, तुमने अचानक से विड्रॉ कर लिया, तो उसको हो सकता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में वो बंदा प्रेसिपिटेट कर जाए, राइट। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं इस बंदे को। ट्रीटमेंट क्या है? लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ये आप लोग देख रहे हो इसमें क्योंकि सेडेटिव्स का ज़्यादा, बेंजोडाइज़ेपिन का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सेडेटिव्स का, गाबा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटस एपिलेप्टिकस में गाबा का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, सेडेटिव्स, राइट। फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, लेविटीरासिटैम, ये सब भी हम लोग सेकेंड लाइन के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो जो एक मेमोनिक होता है, फेनिटोइन को कैसे देना चाहिए, किस चीज़ के साथ, तो एक मेमोनिक होता है पीएनएस, फेनिटोइन को हमेशा नॉर्मल सलाइन के साथ देना चाहिए, ये एक चीज़ याद रख लेना। टाइप्स इसके क्या क्या हो सकते हैं भाई स्टेटस एपिलेप्टिकस की, अर्ली स्टेटस एपिलेप्टिकस 5 से 30 मिनट के लिए हुआ, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एज गिवन एज अबव, ठीक है ना। अगर फर्स्ट चॉइस तुमको इस बंदे को देना पड़ा तो सबसे पहले लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, मिडाज़ोलाम स्टार्ट करोगे, सेकंड लाइन ड्रग पे आ जाओगे, फॉस्फेनिटोइन, फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, लेविटीरासिटैम, राइट। अर्ली रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कि 30 मिनट से लेकर 48 घंटे तक चला है, तो आईवी मिडाज़ोलाम चला दोगे उसको, आईवी प्रोप्रानोल दे दोगे उसको, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये भी याद रखना, आईवी प्रोप्रानोल और आईवी मिडाज़ोलाम, ठीक है ना, ये एक चीज़ देते हैं इसमें। तो और एक चीज़ होता है लेट रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए क्या दोगे, तो फिनोबार्बिटोन दे दो, सबसे खतरनाक फिनोबार्बिटोन गजब का सेडेशन देता है, ठीक है ना। और अदर एनेस्थेटिक्स लाइक आइसोफ्लूरेन, कीटामाइन, ये सब भी दे सकते हो। और वेगल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, एमजी लिडोकेन, कीटोजेनिक डाइट, ये सब करवा सकते हो लेट रिफ्रैक्टरी वाले केसेस में। तो बेस्ट इन एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट इज जनरल एनेस्थीसिया, पैरालाइज होस्ट बॉडी। अगर कोई पूछे कि बेस्ट एंटी एपिलेप्टिक क्या ट्रीटमेंट है तुम्हारे पास, तुम क्या कहोगे, एनेस्थेटिक्स क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पैरालाइज कर देता है पूरी बॉडी को ही, ठीक है। अब पैरालाइज हो गया बंदा, तो बंदा भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा आगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होंगे इसके, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, टंग कैन फॉल बैकवर्ड, एरिथमिया हो सकता है, रैप्डोमाइलोसिस ड्यू टू इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मान ले रेस्पिरेटरी हो गया अरेस्ट, टंग जो है बैकवर्ड फॉल कर गई, एरिथमिया हो गया, रैप्डोमाइलोसिस हो गया, इसके कारण से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपरथर्मिया हो गया बंदे को, कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, सुडेप या सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी, सुडेप हो गया इस बंदे को, कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो सकता है इस बंदे को। मॉर्टैलिटी ऑफ एपिलेप्सी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मॉर्टैलिटी ऑफ एपिलेप्सी क्या है, पेशेंट विद एपिलेप्सी हैव अ रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो पेशेंट जो होते हैं एपिलेप्सी के, हैव अ रिस्क ऑफ डेथ, उनके ऊपर रिस्क होता है डेथ का ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर खतरा होता है, और कार्डियक अरेस्ट का स्पेशली ड्यूरिंग द स्टेटस एपिलेप्टिकस। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ड्यूरिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस, राइट। सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी कैसे होता है, यूजली अफेक्ट्स यंग पेशेंट विद कन्वल्सिव सीजर्स, ये यंग पेशेंट्स को होता है और ये कन्वल्सिव सीजर्स के साथ होता है, टेंड्स टू ऑकर मोर इन नाइट, और सुडेप इज इडियोपैथिक, कॉजेज ऑफ सुडेप इज इडियोपैथिक, राइट। तो ये कुछ बात रही आपके एपिलेप्सी के बारे में, ठीक है। तो पूरी एपिलेप्सी आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखना, और फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार और देखना, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय।